वेलकम टू माय चैनल एग्जाम साथी। आज है 26 सितंबर 2025 और आज से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर्स है मैं आपको बताऊंगा और इससे जुड़े फैक्ट्स को भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर फोर में किस टीम को हराकर फाइनल में स्थान बनाया है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर सुपर फोर में फाइनल में एशिया कप में अपना स्थान दर्ज किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय फुटसल जीत किस टीम के खिलाफ भारत ने जीती है? तो भारत वर्सेस मंगोलिया की टीम के खिलाफ भारत ने ये जीत हासिल की है फुटसल मैच में। मंगोलिया के टीम के खिलाफ जीत की दर्ज किया। तो फुटसल क्या है दोस्तों? तो फुटसल एक तरह का इंडोर फुटबॉल गेम है जो छोटी जमीन मतलब छोटा कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, एक जिसमें एक गोलकीपर और 4 फील्ड प्लेयर होते हैं। और इस टीम में जीतने के लिए जिस टीम के से सबसे ज़्यादा गोल होते हैं वही टीम विजेता बनती है। अगर दोनों टीमों के बराबर गोल होते हैं तो मैच ड्रॉ या ख़त्म माना जाता है। लेकिन अगर ये कोई टूर्नामेंट है मतलब कोई टूर्नामेंट है और विजेता तय करना उसी दिन उसी टाइम जरूरी है तो अतिरिक्त समय दिया जाता है। जैसे वो सुपर ओवर वगैरह जो होता है क्रिकेट में, वैसे इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है या फिर पेनाल्टी शूटआउट से नतीजा को निकाला जाता है। अब फुटसल के कुछ नियम देख लीजिए आप। मैच का समय 2 हाफ में होता है। हर हाफ 20 मिनट का होता है, मतलब 2 हाफ 20-20 मिनट का होता है। सिर्फ 5 खिलाड़ी हर टीम में मैदान पर होते हैं। फिर बॉल छोटी होती है, बॉल का साइज 4 होता है जो ज़्यादा उछलती नहीं है। स्लाइड टैकल होता करना मना है इसमें, स्लाइड टैकल करना इसमें मना है। जब बॉल मैदान से बाहर जाती है तो उसे किक इन से वापस खेल में लाया जाता है, थ्रो इन नहीं माना जाता है। जैसे फुटबॉल में थ्रो इन होता है तो इसमें थ्रो इन नहीं माना जाता है, किक इन से अंदर लाया जाता है। अगर कोई टीम बहुत ज़्यादा फाउल करती है, 5 से अधिक ज़्यादा बार फाउल करती है तो दूसरी टीम को फ्री किक मिलती है। फ्री किक में वह पूरी डिफेंस वॉल भी नहीं होता है, जिसमें डिफेंस वॉल भी नहीं दिया जाता है। अगर संक्षेप में देखा जाए तो फुटसल में जीतती वही टीम पाती है जो जो गोल ज़्यादा करती है। अगर बराबरी हो जाए तो आगे का नियम टूर्नामेंट के मैच के प्रकार होते हैं, या फिर और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है या फिर ले आउट करके देखा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 भारत में किस शहर में होंगे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली में ये होने वाला है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप। ये कहाँ होंगे? नई दिल्ली भारत में होगी। कौन सी कहाँ पर होगी? स्टेडियम, कौन से स्टेडियम में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये होगी। स्टेडियम की क्षमता कितनी है दोस्तों? 60,000 दर्शकों की इसमें क्षमता है। और कितने से कितने दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 2025 तक यह चलेगी। इसकी प्रक्रिया कब से शुरू हो गई है दोस्तों? 23 से 26 सितंबर तक इसकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इवेंट में और पदक क्या क्या है इसमें? इसमें कुल कुल इवेंट और पदक क्या है? कुल इवेंट देखा जाए तो 186 पदक इवेंट्स है, मतलब 101 पुरुष के लिए है और 84 महिलाओं के लिए है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लुधियाना में नया बॉक्स क्रिकेट पार्क किस लागत पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 लाख में नया बॉक्स क्रिकेट पार्क 26 लाख में बनाया जा रहा है। लुधियाना एक जिला है जो पंजाब राज्य में पड़ता है। और पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री है। पंजाब का वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। पंजाब के कितने जिले बाढ़ से पीड़ित थे दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में बाढ़ आई थी पंजाब में, तो पंजाब में 12 जिले बाढ़ से प्रभावित है, जो इनमें से पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, फाजिल्का है, तरन है, कपूरथला है, फिरोजपुर है, होशियारपुर है। इन सब जिलों में ज़्यादातर बाढ़ के प्रभावित इलाके हैं, मतलब बाढ़ ज़्यादातर इन इलाकों में आया हुआ है। समाचार में बताया जाता है कि सतलज, ब्यास और रावी नदी के उफान पर है, जिससे इन जिलों पर भारी तबाही की आशंका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो हरियाणा में खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में लगभग 9,959 खिलाड़ी लगभग ये दूसरे चरण में भाग ले रहे हैं। हरियाणा में खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन मतलब कि पंचकुला में हो रहा है।
ये कहाँ हो रहा है? पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। यह आयोजन हरियाणा सरकार, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरे चरण में कुल 9,959 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये दूसरे चरण 3 दिनों के लिए होगा, जिसमें 17 अलग अलग खेलों के मुकाबले होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है खेल संस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेही देना। अब ये अधिनियम का संक्षिप्त क्या है? तो ये देख लीजिए, यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया अभी हाल फिलहाल में, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। इसका मकसद क्या है दोस्तों? इसका मकसद है भारत में खेलों के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क सुनिश्चित करना, जिसमें दिशा निर्देश से नहीं बल्कि कानून के दायरे में काम को किया जाए। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसके मुख्य उद्देश्य पहला है खेल संस्थाओं की पहचान करना, मान्यता और अनुशंसा देना। मतलब राष्ट्रीय खेल संघों, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसकी क्षेत्रीय खेलों जैसे रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एनओसी है, फिर राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक है समिति एनपीएस है, आदि को स्थापित और मान्यता देना। मतलब किसी को भी ऐसा सर्टिफिकेट देना कि जो भी वो मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसमें मतलब किसी तरह का कोई मतलब भेदभाव नहीं है, वो पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि वो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय खेल मापदंडों मतलब कि इंटरनेशनल खेलों के अनुसार के अनुरूप काम कर रही है। मतलब उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों है। और अगला क्या है दोस्तों पॉइंट? पारदर्शिता और वित्तीय उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। मतलब खेल संस्थाओं को उनके वित्तीय लेखा जोखा, चुनाव प्रक्रियाएं, फिर निर्णय लेने के तरीके आदि में सार्वजनिक जांच में के पूरे दायरे में लाना है। मतलब कि जो भी खेल प्रक्रिया जिसको भी चुना जाए तो वह सामाजिक दायरे में लाया जा सके जांच प्रक्रिया में। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम के तहत अंतर्गत उनका जवाबदेह बनाना होगा। फिर न्याय संगत चुनाव हो और प्रतिनिधित्व भी हो। मतलब खेल संघों की कार्रवाई समितियों में खिलाड़ियों और महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। मतलब कार्य समितियों में सदस्य संख्या, कार्यकाल, मतलब जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, वह चुनाव की प्रक्रिया जैसी बातें तय करेगा। फिर खिलाड़ियों की कल्याण और सुरक्षा को भी देखना है। मतलब सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी को लागू करना, फिर अभद्र व्यवहार को, हरासमेंट जैसी चीज़ों को नहीं होने देना, फिर मिसयूज ना हो, फिर दुर्व्यवहार आदि से सुरक्षा मतलब प्रदान किया जा सके। खिलाड़ियों के चयन, बायोडेटा, प्रमोशन एवं पुरस्कार आदि में निष्पक्षता चुनाई। मतलब किसी भी खिलाड़ी की अगर चुनाव हो रहा है या फिर बायोडेटा या फिर प्रमोशन के लिए उनको नाम दिया जा रहा है, तो उसमें निष्पक्षता चुनाई होना चाहिए। मतलब किसी के पक्ष में चुनाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इसका विवाद और निपटान क्या होगा दोस्तों? तो खेल संबंधित विवादों को चुनाव या विवादित प्रशासनिक विवाद आदि के लिए इस विशेष न्यायाधिकरण मतलब नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल के स्थापित करना होगा, जो शिकायतें और विवादों को तुरंत न्याय संगत तरीके से निपटाएंगे। मतलब एक उसमें न्यायाधिकरण होंगे जिसमें जो मतलब देखते हुए उन लोगों के स्पोर्ट्स को और ये खेल को शिकायत जो उनसे शिकायत आएगी उसको न्याय संगत तरीके से निपटाएंगे उसको। फिर खेल में नैतिकता और खेल नीति भी होगी। मतलब खेलों में ईमानदारी होगी, निष्पक्ष व्यवहार होगा, आचार संहिता होगा, खेलों की संस्कृति के रूप में मानदंड लागू करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाना होगा। इसी तरह मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेह लद्दाख में युवाओं और छात्रों ने किस चीज की मांग की है? तो लेह लद्दाख में युवाओं और छात्रों ने राज्य पद और विशेष संवैधानिक अधिकार की मांग की है। अभी हाल ही में वहां पर ही धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसमें राज्य पद और विशेष संवैधानिक अधिकार की मांग की गई है, जिसमें लेह लद्दाख में हाल ही में युवाओं ने, छात्रों ने पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा है। मतलब पूर्ण राज्य लेह लद्दाख को घोषित किया जाए। फिर संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर
अड़े हुए हैं, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। फिर यह आंदोलन 24 सितंबर 2025 को हिंसक रूप में ले लिया, जिसमें कुछ मौतें भी हुई हैं, कुछ घायल भी हुए हैं। फिर मुख्य मांगे इसकी क्या क्या है दोस्तों? तो पूर्ण राज्य का दर्जा देना, इसमें लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है, ताकि स्थानीय शासन में अधिक स्वायत्ता मिल सके। फिर दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देना, मतलब लद्दाख की आदिवासी संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष प्रावधानों की मांग की गई है। अब हमारा तीसरा मांग क्या है? स्थानीय शासन और रोजगार के अधिकार, मतलब स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 किस तारीख को लोकसभा में पारित हुआ था? तो हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 अगस्त 2025 को यह नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पारित हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस वजह से होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव हम लोग का किस वजह से होता है? इसका सही उत्तर, वायुमंडल में हानिकारक गैसों के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस वो गैसें होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद रहती है और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है, लेकिन पृथ्वी से किसी वापस किरणों, अगर कोई किरण बाहर जाने वाला है तो गर्मी इंफ्रारेड रेडिएशन को वह रोकती है। इस कारण वायुमंडल गर्म रहता है, जिससे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ग्रीन हाउस में कौन कौन से गैस आ जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, CO2 जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलती है यह गैस। फिर मीथेन आ जाता है, CH4, जो गाय भैंस के पाचन क्रिया से खेती बाड़ी और कूड़े करकट से निकलती है। फिर नाइट्राइडस ऑक्साइड आ जाता है, N2O आ जाता है, जिसमें उर्वरकों के इस्तेमाल से निकलती है यह। फिर फ्लोरोकार्बन आ जाता है, CFCS आ जाता है, एयर कंडीशनर या फ्रिज, और फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली गैसें जो होती है उससे हो जाए। फिर पानी की भाप, मतलब H2O, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में जो पाई जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का मुख्य मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है दोस्तों, ओजोन परत का पूर्व पृथ्वी पर पैराबैंगनी, मतलब यूनिवर्सल के भी के किरणों से बचाना, पैराबैंगनी किरणों से इसको पृथ्वी को बचाना, जिसमें ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक पतली परत होती है जो मुख्य रूप से ओजोन गैस O3 से बनती है। ओजोन गैस O3 से यह परत बनती है। यह पृथ्वी पर पृथ्वी के सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इससे धरती पर जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि पैराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी और पौधों के लिए नुकसानदेह होती है। ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो ओजोन परत यह पृथ्वी की सुरक्षा का एक कवच के तरफ से माना जाता है, मतलब ढाल है पृथ्वी का ये, जिससे जो मतलब बहुत सारे गैसों से ये हम लोगों को बचाता है, पैराबैंगनी किरणों से बचाता है, जो जीवन को हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। और बिना ओजोन परत के सूरज के पैराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है, जिससे जीवन बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? हम लोग देखेंगे अब हम लोगों ने सितंबर में कौन कौन से दिवस मनाए हैं। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरुआत हुई। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस शुरू हुआ। फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को विश्व दाढ़ी दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय फॉरेस्ट दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अभियंता यानी कि इंजीनियर डे मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व कार मुक्त दिवस मनाया गया, जो कि अभी भारत में इंदौर में भी मनाया गया।
23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई गई, जो कि भारतीय किसान दिवस के रूप में कुछ राज्यों में मनाया गया। और 26 सितंबर को विश्व भाषांतर अनुवाद दिवस मनाया जाएगा। जैसे कि आज 26 सितंबर है, आज विश्व भाषांतर अनुवाद दिवस मनाया जाएगा। फिर 27 सितंबर को क्या मनाया जाएगा दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाएगा 27 सितंबर को। 28 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड रेबीज दिवस मनाया जाएगा। रेबीज किस वजह से होता है दोस्तों? रेबीज कुत्ते के काटने या फिर बिल्ली के लार्वा से में रेबीज पाया जाता है। अब 29 सितंबर को क्या मनाया जाएगा दोस्तों? विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाएगा, मतलब वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाएगा। 30 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट दिवस मनाया जाएगा, इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे 30 सितंबर को मनाया जाएगा।